सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अब पता चला में आज अब जान सकेंगे नून लीग के रहनुमा ईसीएल पर। नैब कवानीन में तरमीम, हुकूमत अपोजिशन एक साथ। गवर्नर का इशाया, काफ लीग नाई तरीन भी गायब। इख्तियारात की जंग में अवाम कहां? पंजाब में 50% फंड इस्तेमाल ना हो सके। अद्वियात की कीमतें कब होंगी कम? बिलियन ट्रीज मंसूबे में घपलों का इंकिशाफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अब पता चला में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब और लाहौर स्टूडियो से इस वक्त बाबर डोगर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। असद खरल साहब मेरे साथ कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। बड़े मियाँ साहब के बारे में आप जानते हैं, वो तो दरख्वास्त दे चुके हैं कि उन्हें इलाज करवाने के लिए बरतानिया जाना है। यहाँ पर उनका इलाज मुमकिन नहीं है, जबकि उनकी जमात के सीनियर रहनुमा पेशियाँ भुगत रहे हैं। पंजाब के अपोजिशन लीडर पेशियाँ भुगत रहे हैं। आज 7 अफराद के नाम ईसीएल में डाल दिए गए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम भी उसमें शामिल है, मिफ्ता इस्माइल साहब का भी नाम उसमें शामिल है। तो इस तरह जनाब सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि मुश्किल बढ़ती ही चली जा रही है। अब ऐसी इस सूरत हाल में क्या हिकमत अमली हो सकती है नून लीग की, ये आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। पंजाब की बात की जाए तो वहाँ पर आज काफ़ी गर्मा गर्मी रही। पंजाब असम्बली का इजलास जहाँ पर तू मैं से बात शुरू हुई, हंगामा आराई तक पहुँच गई। यहाँ तक के रुकनीत मुअत्तल कर दी गई नून लीगी कुछ रहनुमाओं की, जिनमें उज़मा बुखारी साहिबा का नाम है, पीर अशरफ रसूल साहब का नाम है, अब्दुल रऊफ साहब की भी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई। अब कल हमजा शहबाज ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया कि हिकमत अमली तैयार की जाएगी। ये सारा सिनेरियो पंजाब का। केपी असम्बली में भी आज काफ़ी हंगामा आराई हुई है, वहाँ पर भी आज अपोजिशन ने काफ़ी शोर शराबा किया है। दूसरा, अद्वियात की कीमतों के हवाले से भी हम बात करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म ने बाकायदा कहा था 72 घंटों में ये इसमें कमी की जाए, पुरानी जो कीमतें उस पर वापस इनको लाया जाए, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। ऐसा क्यों है, इस पर भी हम बात करेंगे। और मेगा करप्शन के केसेस जो कि खुलते ही चले जा रहे हैं। बिलियन ट्री मंसूबे के हवाले से भी इंकिशाफ हुआ है कि उसमें भी अच्छे खासे घपले किए गए हैं। तो सबसे पहले हम पंजाब की बात कर लेते हैं, क्योंकि पंजाब में गवर्नर साहब ने इशाया भी दिया, किसी ने शिरकत की, किसी ने नहीं शिरकत की। अंदर की कहानी क्या थी, ये भी हम असद खरल साहब बाबर साहब से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जो मैं बात करना चाह रही हूँ, वो जो नाम ईसीएल में शामिल किए गए हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम है, मिफ्ता इस्माइल साहब का नाम है। असद खरल साहब, जो कुछ अपोजिशन कर सकती थी आपके ख्याल में कि अब देखिए कोई रास्ता तो अब बचा नहीं है, मुफाहमत, मुज़ाकरात, पार्लियामेंट भी रेलिवेंट होती जा रही है, जो कोशिश वो कर सकते थे वो उनकी तरफ से मेरा ख्याल है कि अब करने का वक्त आ गया, क्योंकि अब ये सीनियर क़यादत है जिनके नाम ईसीएल पर डाल दिए गए हैं। क्या ख्याल है आपका? अब और कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं है इनके पास, बचने की कोई उम्मीद लग नहीं रही अब। सर, जिस तरह आप देख रहे हैं कि हर आने वाले दिन के अंदर नाम ईसीएल में डाल रहे हैं, नए नए अकाउंट्स निकल रहे हैं, नए नए लोग सामने आ रहे हैं। अब आपने जो बात की और रास्ते की आपने बात की, रास्ता जो उनके पास सिर्फ जेल का ही है और दूसरा रास्ता है लंदन का। और लंदन के रास्ता जो बिल्ली थैले से बाहर आएगी वो भी आपने देख लिया कि बिल आखिर वो वही बात जो हम कह रहे थे कि जो रोड मैप उनका नवाज शरीफ साहब का प्री प्लान किस तरीके से उन्होंने कहा कि बिल आखिर मेरा इलाज उनका स्विट्ज़रलैंड, बरतानिया, अमेरिका, सारी दुनिया से कंसेंसस एक ही है। पाकिस्तान के डॉक्टर जो उनके अपने हैं, जो मुलाजम है उनके, कि वो कहते हैं आपका इलाज सिर्फ लंदन में हो सकता है और आपके इतने संगीन खतरात के बावजूद पाकिस्तान में आपने इलाज बिल्कुल नहीं कराना, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन जब भी आपने कराना लंदन से कराना, उस देर तक आपको कोई मसला नहीं है। मामला ये है कि सैरिश आपने जो बात की है कि जो अभी केस ये खुलते जा रहे हैं, रास्ते इनके बंद होते जा रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी एक बड़े प्लेयर, LNG के हवाले से बड़े वो दावे करते थे बुलंदोबांग। अब 7 लोगों के नाम ईसीएल में डाले गए हैं। अब ये देखिए ये कौन लोग हैं। एक तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब, दूसरा मुफ्ता इस्माइल साहब, वो भी वज़ीर इनके रहे हैं। यानी ये जो खिलाड़ी इनके सारे सफ़े अव्वल के हैं वो उनका नाम आ गया। फिर उसके बाद शाहिद इस्लाम साहब, जो जब चेयरमैन PIA के वो थे और सारा मिनिस्ट्री भी इनके थी, उस वक्त से लेकर शाहिद इस्लाम इनको MD PSO लगाया था, उनका नाम आ गया। साबिक PSO के जो MD थे और इनके साथ रहे। इमरान शेख साहब, एंग्रो वाले और टर्मिनल वाले मामला नैब की इंक्वायरी वो भुगत रहे, शाहिद इस्लाम साहब को पता है, उनका भी नाम ईसीएल में आ गया। फिर उज़मा आदिल खान साहब, जब ये LNG का डील हो रही थी तो उस वक्त के MD, हालांकि उनके खिलाफ नैब में इंक्वायरी चल रही, उन्होंने भी इंक्वायर कर दिया था, तो उस पर उज़मा आदिल खान साहब को लाए थे और इसलिए फिर डील ये मेच्योर हुई।
जो SNGPL और SCGC के चूँकि उसमें दस्तखत हुए वो भी आ गई। आमर नसीम खान साहब और मुबीन जो सोलर साहब जो हैं वो MD और CEO हैं माशाल्लाह इंटर गैस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के, जो बनाई गई थी LNG डील के हवाले से एक अलहदा से कंपनी। अब ये 7 लोग जो है नैब के रिडार में आ गए। अरबों रुपए की जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं, इंक्वायरी अब इन्वेस्टिगेशन पे स्टेज पे चली गई और ये वही इंक्वायरी है जिसको सुप्रीम कोर्ट में शेख रशीद साहब भी LNG के हवाले से ले गए थे। फिर 29/18 ये इसके 184/3 में कन्वर्ट की मेरी एप्लीकेशन और नैब को बुलाया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उनके प्रोसिक्यूटर असगर हैदर साहब, नैब पिंडी की टीम, तो मैंने बताया कि ये सुप्रीम कोर्ट की बजाय सिर्फ सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे दे, ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं। तो उन्होंने नैब को डायरेक्शन दी कि आप एक्सपीडिशसली इसको लॉजिकल एंड तक पहुँचाएं। अब ये सुप्रीम कोर्ट के रिडार में भी है ये मामला, नैब के अंदर ये प्रूव हो गया, सारी चीज़ें सामने आ गई। 7 लोगों के नाम, इन अरबों रुपए की जो करप्शन है उसके अंदर ये सारे मामला, इसमें कौमी खजाने को नुकसान हुआ, किस तरह इसमें किकबैक्स और कमीशन लिए गए, किस तरह पाकिस्तान के खजाने को नुकसान पहुंचाएगा। और गैस जो शॉर्टेज है वो एक, जिस तरह UFG की कीमत बढ़ाई गई, जिस तरह आम घरों के जो गैस है, आपने देखा गैस की जो बिलों में क्यों इजाफा हुआ, क्योंकि लाइन डेडिकेटेड कोई नहीं बिछाई गई इसके लिए। तो वही जो हमें सुई गैस जो सस्ती मिल रही थी जो घरों में, उसकी जगह पे फोर्स किया गया कि अब ये गैस जो है वहां पे बेचे। मैक्सिमम लोग जो है ये गैस जो है अब, इसलिए जो कंपनी को SNGPL को और SNGC को जो अरबों रुपया ज्यादा आ रहा था कंज्यूमर से, वो अब कम हो रहा है दिन ब दिन, क्योंकि वो LNG बेचनी है, क्योंकि LNG पे कमीशन मिलता है, किकबैक्स मिलता है। वहाँ पे 1 हाई पार्क जो कतरियों वाला है वो आपको मिलता है, जिसमें 42.5 मिलियन पाउंड जो अली रियाज ने अल्टीमेट होल्डिंग का उसको दिया, हसन नवाज को, फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट को, वो जो कागजी कार्रवाई सारी डाली गई किकबैक्स में, और जो सैफर रहमान वहाँ पे बैठे हुए थे। अब ये सारे मामला जब खुल रहे हैं तो इनको पता है कि अब हमारे पास भागने का तो कोई रास्ता नहीं है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, वो अपने पापा और फूफो को बचाने के और अपने आप को इवन उनके ऊपर बड़े संगीन इल्जाम। शाहिद खान अब्बासी साहब हैं, उन्होंने तो भाई ये बोला है कि मैं भी यहीं पर हूँ, जब ये हमें बुलाएंगे हम तशरीफ लाएंगे, सवालात जितने भी सवालों के जवाब अंदर नहीं ना दिए, यही तो मसला है, पास है, अंदर नहीं देखे, अंदर जाके मुतमईन नहीं कर पाते, बाहर आते हैं कॉन्फिडेंटली मीडिया से बात करते हैं। वही JIT वाला ड्रामा जब मरियम साहब। तो बाबर डोगर साहब मुझे ये बताएं कि अभी ये देखें 7 रहनुमा या 7 अफराद हैं जिनके नाम ECL पर डाल दिए गए हैं, मुश्किलात इनके लिए बढ़ती, यानी फैसले की घड़ी है इनके लिए कि भाई जो कर सकते हैं वो करें। पार्लियामेंट तो फिर रेलिवेंट हो गई है, वो नज़र आ रहा है ना कोई मुफाहमत मुज़ाकरात, ऐसी कोई ऑप्शन इनके पास नहीं है फिलहाल। बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है बचने की कोई उम्मीद मुझे तो दिखाई दी नहीं रही, जैसे कि मैंने पहले भी बात की है। ये नैब को बार बार काला कानून काला कानून काला कानून कहते रहते हैं, कोई ऐसा मुसव्विदा ये लोग पेश नहीं करते हैं कि जो कि इस्लाहात का हो, और कोई और पेश करे तो उसकी हिमायत नहीं करते हैं खुद से। तो ये चाह क्या रही है अपोजिशन? सैरिश, मेरी इतलात के मुताबिक गवर्नमेंट ने 3 दफ़ा अपोजिशन से रब्ता किया है कि वो नैब के कवानीन में तरमीम लाना चाह रही है, नैब के कवानीन में अमेंडमेंट लेके आना चाह रही है, तो वो उनके साथ बैठने के लिए बैठना चाह रही है। कल भी गवर्नमेंट के कुछ हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल जो हैं, कुछ सीनियर मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने कल अपोजिशन से रब्ता किया है कि जनाब आएँ मिलकर बैठें और नैब के कवानीन में हम अमेंडमेंट लेके आना चाह रहे हैं, तो हमारे साथ बैठ के बात करें। जिस पर अपोजिशन ने उनसे अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि जी पहले 3 दफ़ा भी आपने हमारे साथ रब्ता किया था, और लेकिन मसला ये कि आप किस किस्म की तरामीम लेके आना चाह रहे हैं, पहले हमें आप अपना ड्राफ्ट दिखाएं, उसके बाद हम आपसे इस पर मज़ीद बात करेंगे। अपोजिशन की नैब कवानीन के हवाले से बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन हैं। पहली रिजर्वेशन जो है, जो मेरी बेतहाशा अपोजिशन लीडर से बात हुई है, उनका ये कहना है कि जनाब नैब के कवानीन में ख़ास तौर पे जो ये अरेस्ट की जो उनके पास अथॉरिटी है नैब के पास, इस पे बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि नैब की मर्ज़ी है, जिसको वो दिल करे इन्वेस्टिगेशन से पहले, इन्वेस्टिगेशन के दौरान, या वो जब रेफरेंस दायर कर रही होती है उस वक्त जिसको मर्जी अरेस्ट कर ले, और जिसको दिल करे वो ना अरेस्ट करे। बेताशा ऐसे लोग हैं जिन पे रेफरेंस भी दायर हो गया, नैब ने उनको अरेस्ट ही नहीं किया, और बेताशा ऐसे लोग हैं जिनको इन्वेस्टिगेशन अभी इब्तदाई स्टार्ट भी नहीं हुई और उनको अरेस्ट कर लिया गया। उनका ये कहना है कि नैब के टारगेट पे सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन है, गवर्नमेंट नहीं है। अगर पंजाब में गिरफ्तारियां हो रही हैं, अगर सिंध में गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो KPK में नैब को क्या मसला है? BRT का इशू चल रहा है, नैब ने आज तक एक बंदा अरेस्ट नहीं किया।
उसके बाद मेट्रो पेशावर मेट्रो का इशू चल रहा है, कोई बंदा अरेस्ट नहीं हुआ। बिलियन ट्री का इशू चल रहा है, आज तक किसी को हाथ नहीं लगाया गया। तो इस पे नैब के ये जो अख्तियारात हैं, उन्होंने कहा जी इस पे तो सुप्रीम कोर्ट को भी रिजर्वेशन हैं कि नैब के पास क्राइटेरिया क्या है अरेस्ट करने का, मगर जिसको दिल करे वो अरेस्ट कर ले, जिसको दिल करे वो छोड़ दे, जिसका दिल करे उसको पकड़ के उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दे, जिसको दिल करे उस पर मेहरबानी कर दे। इसी तरह दूसरी जो उनको नहीं, तो बाबर साहब ये जो अरेस्ट का एक मामला है ये तो ठीक है कि इस पर इत्तेफाक हो जाएगा, लेकिन जो दीगर मामलात सीरियस नौयत के मामलात हैं अगर उनमें तब्दीली हो गई फिर? सैरिश जो मेन उनका इशू है वो दो हैं। पहला इशू ये है कि नैब कोर्ट के पास ज़मानत देने के अख्तियारात होने चाहिए, बजाय ये कि आप डायरेक्टली हाई कोर्ट के पास जाएं बेल लेने के लिए, ये अख्तियार नैब कोर्ट के पास भी होना चाहिए। और दूसरा जो है वो नैब की यकतरफा कार्रवाइयाँ हैं कि नैब ये जो यकतरफा कार्रवाइयाँ और जो नैब जिसको दिल करे अरेस्ट कर ले, जिसको दिल करे छोड़ दे, जिसको दिल करे उसका रेफरेंस दायर कर दे, जिसको दिल करे उसको लटका दे, ये अथॉरिटी नैब के पास नहीं होनी चाहिए। नैब के कवानीन सबके लिए एक जैसे होने चाहिए, यकसा होने चाहिए, चाहे वो KPK का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो बलूचिस्तान का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो पंजाब का हो या सिंध का हो। फिलहाल अपोजिशन को ये स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है कि नैब का सारा फोकस पंजाब और सिंध है, जबकि KPK को आंखें बंद करके डील कर रहा है। ठीक है। अच्छा असद खरल साहब, आप ज़रा थोड़ी सी बात इस्लाहात की भी कर लेते हैं ना, जो भी बाबर साहब ने बोला कि 3 दफ़ा रब्ता किया गया है और ये इस्लाहात का जो सारा मामला है। सर अगर किसी भी किस्म की कोई तरमीम हो जाती है, अब आप ये देखें ना जितने भी ऑन गोइंग केसेस हैं उनका फिर क्या बनेगा? बड़े मियाँ साहब का मामला देख लें, एसेट बियॉन्ड मीन्स के तहत उनको सज़ा हुई है, तो अब फिर क्या उनके केस पर नजर सानी होगी? अगर ये बर्डन ऑफ प्रूफ का मामला है, इसमें कोई तब्दीली कर दी जाती है तो फिर सूरत हाल क्या होगी? फिर एक नई बहस छिड़ जाएगी। आप किस तरह देख रहे हैं इस्लाहात वाले मामले? सैरिश बिल्कुल, 2 तो डोगर साहब ने पॉइंट बता दिए। तीसरा पॉइंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट था जो आपने बता दिया कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो भी अपोजिशन चाहती है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, जिस तरह के नवाज शरीफ साहब के केस में, जिस तरह जरदारी साहब के फेक जो अकाउंट्स के हवाले से, ये सारे केसेस के नैब के अंदर ये है कि मुलजम जो है नैब जब उसको पकड़ती है तो उसके बेनामीदार, फ्रंटमैन, एसोसिएट, अजीज़ो अकारब, डिपेंडेंट जितने भी लोग हैं, अगर उनके साथ को टैग कर दिए जाए किसी भी पॉलिटिशियन यानी पब्लिक ऑफिस होल्डर के साथ या जो ब्यूरोक्रेट्स है, कोई भी इस तरह का बंदा, तो वो उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाता है कि उसने प्रूव अपनी इनोसेंसी करनी है, ना कि नैब ने उनका गिल्ट प्रूव करना है। अब ये सिर्फ नैब के अंदर, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के अंदर है ये मामला, और इसी वजह से ये काबिल गिरफ्त हुए हैं क्योंकि वाइट कॉलर क्राइम यही मसला है। नैब एक सुप्रीम एंटी करप्शन वॉचडॉग है पाकिस्तान का, इसको इन्हीं वाइट कॉलर क्राइम के बड़े मगरमच्छ जो हैं जो उनको पकड़ने के लिए इदारा बनाया गया था, और इस इदारे की वजह से आप देखें कितने लोग आज गिरफ्त में हैं। मुझे ये बताएं, क्या FIA, पुलिस या दीगर जो इदारे हैं एंटी करप्शन है, उनके पास ये होता है कि प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन में उसने साबित करना होता है इल्ज़ामात को कि आपने ये प्रॉपर्टी बनाई है, आपके ये अकाउंट्स निकल आए हैं, आपके ये असासे हैं, ये उन्होंने प्रूव करना होता है। नैब में बिल्कुल उल्टा है, और दीगर बाहर के मुल्कों में भी जहाँ पे वाइट कॉलर क्राइम के जो बड़े बड़े जो कवानीन हैं, जो लेटेस्ट मॉडर्न जो बाहर यूरोपियन कंट्रीज में, जिस तरह अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ का भी बरतानिया में आया, तो वहाँ से ये लिया गया। अभी देखें ना, चाइना के हवाले से, सिंगापुर के हवाले से जो बात आई है, नैब की जो एंटी करप्शन स्ट्रेटजी है, अभी आज इमरान खान साहब ने जिस तरह वहाँ पर बयान दिया कि यानी चाइना और पाकिस्तान मिलकर जो वाइट कॉलर क्राइम के लिए एक मुश्तरका, यानी दोनों इस पे मिल के काम करेंगे ताकि इनके जो वाइट कॉलर क्राइम है इनके ऊपर काबू पाया जा सके। करप्शन की जो बड़ी एक वजह है। तो अब मामला यह है, अपोजिशन एक तो चाहती है कि गिरफ्तारी का इख्तियार जो है ना वो एक कमेटी को दे दिया जाए, यानी पॉलिटिशियन जो है बड़े बड़े उहदों पे उनको पकड़े नहीं जा सकता, फिर तो जारी बात है वो फैसला करेंगे। नैब यानी एक ऑटोनमस बॉडी है, एक तरफ तो कानून ये कहता है, वो कहते हैं नहीं, वो कमेटी को इख्तियार दे दिया, वो डिटर्मिन करेगी कि किसको पकड़ना है। दूसरी बात, जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को इख्तियार बेल का देने, उसका मतलब यह है कि मजीद उसके इख्तियारात कम कर दिए जाए, ताकि पहले तो गिरफ्तारी होगी नहीं, अगर होगी तो पहले स्टेज पे उनको 90 दिन का रिमांड के बजाय रिमांड भी वो 30 दिन का कह रहे हैं। फिर गिरफ्तारी भी पार्लियामानी कमेटी जो एक, जिस तरह आपने देखा चोर डाकू जिस तरह हमारे असम्बलियों में आते रहे हैं और हमारे हुक्मरान भी रहे हैं, जिनके अभी अकाउंट्स निकल रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, उनके अपने अकाउंट्स के अंदर अरबों रुपए निकल रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं सारी कि जिसलिए वो अपोजिशन जो है वो चाहती है कि इसके पर काट दिए जाए। मैं नहीं समझता ये बैल मंडे चढ़ेगी, लिहाजा ये तरमीम नहीं हो सकती, क्योंकि अपोजिशन ये चाहती है कि नैब को बिल्कुल बेख्तियार करके
रख दिया जाए तो सर फिर ये तो ठीक वही है। बात है ना कि अगर ऐसी इस्लाहात हो गई, तब्दीली आ गई, तो फिर तो मुकमुका वाली बात ही हो गई ना। उनके केसेस तो दोनों तरफ से हैं। अगर इत्तेफाक से सारी ये इस्लाहात इस किस्म की कर दी गई तो फिर तो ये बोलेंगे कि भाई हमारे फैसले भी रिवर्ट करो। ये फैसले जिस बुनियाद पर दिए गए हैं, अगर वो बुनियाद ही ख़त्म कर दी जाएगी, अगर एक मुजरिम जो है वो अगर उसको साबित नहीं, फिर क्या एज्यूम किया जाएगा? आप खुद बटन सोचें अप्रूव ना। का निकाल दिया जाए तो सारे बाहर आ जाएंगे उसी वही बात है ना, अभी सारे हंसी खुशी रहने लेंगे, सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। बाबर डोगर साहब, पंजाब में बड़ी आज हलचल हुई है, तो थोड़ी सी जरा पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब में जनाब आपको पता है गवर्नर साहब ने इशाया दिया, जिसकी खबर ब्रेक इससे पहले बाबर डोगर साहब ने की भी थी कि मैं वो इशाया दे रहे हैं, और उस पर सबको उन्होंने मदऊ किया। आप देख रहे हैं कि उसमें कौन कौन आता है। तो उसमें परवेज़ इलाही साहब नहीं आए, जहांगीर तरीन साहब नहीं आए, नईमुल हक साहब वहाँ पर गए हैं, सदर मुमलिकत वहाँ पर गए हैं, दीगर अरकान पार्लियामेंट भी गए हैं। क्या सूरत हाल थी वहाँ पर, क्या माहौल था, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उसके बाद अंदर की खबर क्या है ये हम जानेंगे बाबर डोगर साहब से और असद खरल साहब से। तख्ते लाहौर पर हुक्मरानी की जंग में पिसने लगे सूबे के अवाम। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के इशाये में काफ लीग ना आई, जबकि तरीन भी गायब रहे। तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों में इख्तलाफात खुलकर सामने आने लगे। चौधरी सरवर के जहांगीर तरीन से मुतालिक बयान की तलखी अभी खत्म ना हो सकी। ये कहना कि हर चीज कंट्रोल जो है अपना जहांगीर तरीन ने ले लिया है, तो असी इत्थे आलू छोले बेचन नहीं आए। पंजाब में तब्दीली की बातगश्त के बाद मेल मुलाकातों, जोड़ तोड़, गिले शिकवों का सिलसिला जारी है, मगर सूबे के वज़ीर आला इसे मीडिया का मेला करार देते हैं। अब मैं क्या कह सकता हूँ, ये आप ही रोजाना शाम को 3-4 घंटे मेला लगाते हैं, आपका काम तो चल रहा है, हमारी खैर है, कोई बात नहीं। इसी रसाकशी में पीटीआई हुकूमत की पंजाब में एक और नाअहली खुलकर सामने आ गई। सूबाई हुकूमत माली साल के इब्तदाई 9 माह के दौरान 50% से भी कम तरक्याती बजट इस्तेमाल कर सकी। दस्तावेज ने पोल खोल दिया। पंजाब में इत्तेहादी हांडी में बवाल क्या रंग दिखाएगा, इसके लिए बजट तक इंतजार करना होगा। जी जनाब, आपने ये रिपोर्ट मुलाजा की। गवर्नर साहब ने इशाया दिया था और उसमें सभी गए, लेकिन काफ लीग नहीं आई, वो गायब रही है। तो जहांगीर तरीन साहब भी इसमें मौजूद नहीं थे। बाबर डोगर साहब अब अगर ये कोई वजह बताएगा, एक्सक्यूज़ देगा कि भी मसरूफियत थी, किसी भी वजह से वो नहीं आ सके थे, तो सर ये तो बड़ी पुरानी सी एक्सक्यूज़ है, जो कि इस तरह के मौक़ों पर वजह कुछ और होती है और दे दी जाती है। ये तो मेरा ख्याल था कि स्ट्रेंथ दिखाने का बड़ा बेहतरीन मौका था कि भी हम सब इकट्ठे हैं, इत्तेहाद हमारा बड़ा मजबूत है और सब वहाँ पर होते, मौजूद होते। क्या ख्याल है आपका, ये किस बात का पेश खैमा है, क्या इसकी वजूहात हैं, क्या खबर है आपके पास, क्यों नहीं आई काफ़ी? सैरिश, पंजाब में पीटीआई आज से नहीं, शुरू दिन से ही डिवाइडेड है। शुरू दिन से 2 हिस्सों में तकसीम है। 2 के नईमुल हक ने कहा है कि जी उन्होंने गवर्नर सरवर से ये कहा था कि जहांगीर तरीन को भी मदऊ किया जाए, बुलाया जाए, लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक गवर्नर सरवर ने जहांगीर तरीन को बुलाया ही नहीं, उनको कॉल ही नहीं की गई, उनको इन्विटेशन दिया ही नहीं गया। और दूसरी तरफ जहांगीर तरीन जो हैं, उन्होंने भी खासे MPs जो हैं उनसे मुलाकातें की थी और उनको मना किया था कि उन्होंने चौधरी सरवर के शाये में नहीं जाना। कई बड़े बड़े फिगर नहीं आए। लाहौर से मियां असलम इकबाल जो हैं, जो कि CM के कैंडिडेट भी रहे हैं किसी दौर में, वो नहीं गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद नहीं गई। काफ़ी लोग जो थे, बड़े बड़े नाम जो हैं, वो इस शाये में नहीं गए। अगर आप देखें दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ इलाही, तो चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो पहले भी गवर्नर सरवर के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, जिसमें और एक वीडियो भी लीक हो चुकी है, जिसमें जहांगीर तरीन से वो शिकायत कर रहे हैं कि जनाब चौधरी सरवर से वो बहुत तंग हैं। बल्कि पीछे तो ये भी खबरें बड़ी ओपन थी कि चौधरी परवेज़ इलाही बड़ी कोशिश कर रहे थे, बड़ी एफर्ट कर रहे थे कि किसी तरीके से चौधरी सरवर को हटा दिया जाए और उनको गवर्नर बना दिया जाए, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि वो स्पीकर बने तो नहीं आए, चलें अगर अंगूर खटे हैं, वज़ीर आला नहीं बन सकते, तो कम अज़ कम गवर्नर ही बन जाएँ। लेकिन चौधरी सरवर इन दिनों उन्होंने खासी एक्टिविटी दिखाई और खासी भागे दौड़े और उन्होंने कि फॉर द टाइमिंग अपनी गवर्नरी जो है वो बचा ली है। तो पीटीआई के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। जहांगीर तरीन जो है वो इस वक्त चौधरियों के बहुत करीब हैं। यही जहांगीर तरीन जो आज से कुछ 7-8 साल पहले चौधरियों से शदीद इख्तिलाफात थे और दोनों एक दूसरे पे करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे थे,
अभी वो बड़े शीरो शकर हैं, सिर्फ इसलिए कि वो जहांगीर तरीन जो हैं वो मुखालिफ ग्रुप जो है उसको नीचा दिखाना चाह रहे हैं। चौधरी जो है उस्मान बुज़दार के भी बड़े करीब हैं, जहांगीर तरीन के भी बड़े करीब हैं और ख़ासे फ़ायदे भी उससे उठा रहे हैं। जबकि गवर्नर सरवर जो है उनका जो ग्रुप है वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, क्योंकि जहांगीर तरीन जिस तरह से डोमिनेट किए हुए हैं पंजाब की और फेडरल गवर्नमेंट की सियासत पे, और वो कोशिश कर रहे हैं कि मुखालफिन उनको आहिस्ता आहिस्ता जो भी बड़े बड़े ओहदे हैं उनसे हटवा दिया जाए। तो इस सिलसिले में नईमुल हक का यहाँ पर आना और ये शाया देना, ये शाया इनफैक्ट एक तरह से शो ऑफ स्ट्रेंथ था, शो ऑफ पावर था गवर्नर सरवर की तरफ से कि अभी भी पंजाब के MPs, पंजाब के MNAs और पंजाब के मिनिस्टर्स उनके साथ हैं। तो 180 के करीब लोगों को इनवाइट किया गया था, तकरीबन 130 के करीब लोग आए, 50 लोग ऐसे थे जो शायद दूसरे ग्रुप से थे और वो नहीं आए। तो आप इसको एक मिक्स किस्म का एक शो ऑफ पावर। अच्छा, अब बात ये है बाबर साहब, असद साहब, मुझे आप ये बताएं कि नईमुल हक साहब ने भी आज ये बोला कि देखें ये जो नाराज़गियों की और ये जो ग्रुपिंग की बातें होती है ना, ये छोटे छोटे इख्तलाफात की छोटी छोटी ग्रुपिंग हर जमात में होती है, इसको इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी 180 लोगों को बुलाया गया था, 150 लोग आए हैं, ग्रुपिंग तो नज़र आ गई है, जो लोग उनके ग्रुप के नहीं थे वो नहीं आए, तो लिहाजा कोई वजह भी नहीं दी गई है, बस वो नहीं आए हैं। तो ये ग्रुपिंग जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त नज़र आ रही है, ये किस नौयत की आप इसको समझ रहे हैं? क्या ये पार्टी के लिए आगे आने वाले दिनों में या वक्त में बड़ा ख़तरा बन सकती है? देखिए, ग्रुपिंग की अगर पार्टी में बात करें तो ये 3 जगहों पे ग्रुपिंग है। हुकूमत के हवाले से मैं बताऊँगा, हुकूमती मराकज़ की बात की है, वफाकी हुकूमत के अंदर ग्रुपिंग है, जिस तरह आपने 3-4 वज़ीरों का देखा, उसके उनको हटाया गया और उनकी जगह पे किन बंदों को लाया गया। फिर इसके बाद पंजाब के अंदर है, पंजाब के अंदर बेसिकली चौधरी सरवर और इवन के उस्मान बुज़दार साहब अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, दोनों हॉट वाटर में। इसी वजह से नईमुल हक साहब जो है और कुछ ऐसे लोग जो हैं जो इमरान खान साहब के करीबी जो समझे जाते हैं, सारी बात है क्योंकि वो उनको ऑन करते हैं, तो वो इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं। अब चौधरी सरवर साहब को जिस तरह बाहर से इमरान खान साहब ने बुलाया कि भाई आपने तो, क्योंकि इमरान खान साहब को किसी ने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ने बता दिया कि सर गवर्नर जो होता है बनता है अपना ओहदा मनसब संभालता है, तो इस तरह के पैसे वगैरह फंड रेजिंग नहीं कर सकता। क्योंकि अब माजी के अंदर बात करें, गुलाम सलमान तसीर साहब जिस दिन उन्होंने ओहद लेना था वो अपने ऑफिस वगैरह सारा उन्होंने कट ऑफ कर दिया, रेजिग्नेशन दे दिया था, जिस तरह आपने प्रेसिडेंसी में जाने से पहले जरदारी साहब का भी हमने देखा। तो लिहाजा उन्होंने कहा भाई आप ये क्या कर रहे हैं, तो वो फ़ौरन भागते वापस आए। उस वक्त भी इमरान खान साहब नहीं मिले, नईमुल हक साहब उनको मिले। अभी फिर जो प्रेसिडेंट साहब को बुलाया गया है, नईमुल हक साहब जो आए हैं, उस्मान बुज़दार साहब को उन्होंने कन्विंस करके वहाँ पे ले गए हैं। मामला सिर्फ ये था कि नईमुल हक साहब ये चाह रहे हैं दोनों की तरफ से, यानी गवर्नर साहब को भी वो चाह रहे हैं कि जैसे इमरान खान साहब से आपके मामले में सही करा दूंगा, दूसरा उस्मान बुज़दार साहब को भी उन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। अब उसका फ़ायदा है वो क्या उठा रहे हैं, अभी 8-7 दिन के अंदर उन्हें 8-10 अपॉइंटमेंट करा ली है पंजाब में। एक तो वो तंजीला इमरान साहिबा, उनको वुमन एम्पावरमेंट की चेयरपर्सन बना दिए, एक वो कनीज़ साहिबा हैं, उनको उन्होंने बना दिया है वुमन प्रोटेक्शन की चेयरपर्सन। उसके बाद फरत साहब, उनको टैवटा का चेयरमैन बना दिया है, उसके नीचे भी काफ़ी खवातीन जो है उनके भी अहम ओहदे हैं। फिर उसके बाद एक और इनकी अपॉइंटमेंट हुई है उसकी इस तरीके से उस्मान बुज़दार साहब से असदुल्ला फैज़ साहब जो है वो भी मुझे पता चला कि उसके पीछे भी माशाल्लाह नईमुल हक साहब का हाथ है। तो इस सारे मामलात के अंदर जो नईमुल हक साहब और ख़ास तौर पर जब इमरान खान साहब बाहर गए हैं उस दौरान ये अपॉइंटमेंट पंजाब की हो रही हैं, या तो ये लोग जिनके मैं नाम लिए इस्लामाबाद जाके अपॉइंटमेंट कराते हैं या वो इधर आ जाते हैं। अब मामला ये, पहले आपको पता है शहबाज गिल साहब को ऊपर लगाया गया इंस्पेक्शन और ध्यान कैलेंडर लगा दिया गया चीफ मिनिस्टर को। उसके बाद एक वक्त आया कि ओन चौधरी साहब को सारे वो इख्तियार दे दिए गए। उसके बाद घर से जारी बात है इमरान खान साहब को प्रेशर आया क्योंकि दूसरा ग्रुप फराह खान और एहसन जमील जो है उनकी पावर कटेल हो रही है। अभी ये जो सारी रस्साकशी चल रही है, जो धक्कम पेल, ये जो कुछ भी हो रहा है, देखें मैं यहाँ पर छोटी सी बात, बाबर साहब अगर आप मेरी बात से इत्तफाक करें, हम अगर पाकिस्तान की सियासत देखें, जमातें सारी जमहूरी हैं लेकिन इनके अपने अंदर जमहूरियत नहीं है, अनफॉर्चुनेटली एक फैक्ट है। लेकिन हमारी जो पाकिस्तानी सियासत है वो एक पर्सन सेंट्रिक है, यानी कि एक शख्स के गिर्द घूमती है। आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एग्जांपल आपके सामने है, वो देख लें आप। उसके बाद ये बड़े मियाँ साहब जो सारा मामला है वो देख लें आप। अब मुझे ये बताएं कि जितनी भी रस्साकशी चल रही है ये भले चलती रहे, लेकिन इमरान खान साहब फैसला करने वाली एक अंदर शख्सियत मौजूद है, उनकी एक अपनी हैसियत है। जाहिर सी बात है उनकी मर्ज़ी से मामलात चलने हैं, चाहे कुछ भी होता रहे।
लेकिन आप इस सारे मामले में किस तरह आप देख रहे हैं कि आगे चलकर आपको लगता है कि ये जो छोटी मोटी मामूली नौयत की नाराजगियां या ग्रुपिंग इख्तलाफात ये होते रहते हैं, ये बस आम बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बंदा इसने पार्टी को लीड करना चलाना है, वो चलता रहेगा काम, वैसे ऐसा ही है? देखिए सहरिश, जिस तरह से ये पंजाब में रस्साकशी चल रही है, जिस तरह से पीटीआई आपस में डिवाइडेड है और जिस तरह से शदीद इख्तलाफात हैं, उससे पंजाब की गवर्नेंस पे बड़ा असर पड़ रहा है। पंजाब के अभी पंजाब का जो डेवलपमेंट का फंड है, अगर आप उसको देखें, एक साल तकरीबन गुजर गया, 10 माह गुजर गए हैं, अगर उसकी यूटिलाइजेशन की तरफ देखें तो आप हैरान रह जाएंगी कि सिर्फ 50% भी यूटिलाइजेशन नहीं। वो पंजाब जहां पिछले 15 साल से 10 माह में यूटिलाइजेशन थी। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर रुकूंगी, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि गवर्नेंस एक बड़ा सूबा है, मसला ही वहाँ के गवर्नेंस का है, उस पर असर भी पड़ता है। वो एक अलग बात है कि फैसला करने वाली एक शख्सियत मौजूद है या जो कुछ भी है, जिसके गिर्द सारी जमात घूमती है। एक ब्रेक ले लेते हैं, इस पर मजीद बाबर साहब से पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी पंजाब में जो गवर्नर पंजाब साहब ने इशाया दिया और उसमें किसने शिरकत की, किसने शिरकत नहीं की, और यही बात हम कर रहे थे कि भाई ये बड़ा ज़बरदस्त मौका था अपनी स्ट्रेंथ को शो करने का। और इस मौके पर अब तक काफ लीग बिल्कुल गायब रही, जहांगीर तरीन साहब नहीं आए। तो बाबर साहब अपना तज्जिया दे रहे थे। बाबर साहब, एक तरफ तो वही बात है ना कि स्ट्रेंथ शो करने का बेहतरीन मौका था कि भाई पता चलता कि आप कितने मजबूत हैं इंटरनल पॉलिटिक्स में पंजाब की, और दूसरा ये भी पता लगता कि फिर आगे आने वाले दिनों में पंजाब पर हुक्मरानी फिर कौन करेगा। तो फिर क्या अंदरूनी कहानी आप मुझे बता रहे थे इस सारी इशाइये की, और किसी के आने के किसी के ना आने की वजूहात जो आप बता रहे थे? सहरिश, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि पीटीआई पंजाब में डिवाइडेड है, 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक हिस्सा जो है उसको डोमिनेट कर रहे हैं जहांगीर तरीन, दूसरा हिस्सा शाह महमूद कुरैशी। नईमुल हक जो थे वो गवर्नर पंजाब चॉइस सर्वर के कहने पर आए थे ताकि दूसरे हिस्से को भी वो स्ट्रेंथ दे सकें। उन्हीं के कहने पर ये सारे एमपीएस इकट्ठे हुए हैं। लेकिन ये जो डिवीजन है, अब आप देखें कि जहांगीर तरीन जो चॉइस सर्वर थे उन्होंने आईजी पंजाब लगवाए हुए थे। जहांगीर तरीन जो है उन्होंने उस्मान बुज़दार के ज़रिए थे, उनके आईजी जो हैं वो चेंज करवा दिए। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब, इनकी र्यूमर थी वो चेंज हो रहे हैं, लेकिन चौका जहांगीर तरीन और चौधरी प्रेरलाई उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो चेंज नहीं हो सके। तो इस टाइम चौधरी प्रेरलाई, जहांगीर तरीन और उस्मान बुज़दार, इनका एक क्लिक बना हुआ है जो वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि वो डोमिनेट करते जा रहे हैं। और चॉइस सर्वर को ये पावर शो क्यों करने की ज़रूरत पड़ी, उसकी वजह ये थी कि लग रहा है कि जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटते जा रहे हैं और दूसरा ग्रुप डोमिनेट करता जा रहा है। लेकिन इस रस्साकशी में, इस लड़ाई में पंजाब की गवर्नेंस का बेड़ा गर्क होता जा रहा है। पंजाब की जो परफॉर्मेंस रही थी उस पर सवालिया निशान उठते जा रहे हैं। ये मैं आपको सबसे बड़ी मिसाल देता हूँ, पंजाब में जो डेवलपमेंट का बजट है, पंजाब में 10 महीने गुजर गए हैं और डेवलपमेंट के बजट की यूटिलाइजेशन 50% भी नहीं है। वो सूबा जिसकी हमेशा पहले 10 माह में यूटिलाइजेशन 80 to 90% होती थी, इस दफ़ा 50% भी नहीं है। अगर आप उसका ब्रेकअप देखें, 2018 में सैलरी, वही बात है ना बाबर साहब, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि 2018 में जिसने डिलीवर करने का ख्वाब दिखाया लोगों को और उसके बाद वो उस तरीके से डिलीवर कर नहीं पाई है। और सर इसकी वजह जो है वो अब हम क्या कहें कि वही रिवायती सियासत की जा रही है, वही रिवायती खेल खेला जा रहा है। यहाँ तो वो पुराने लोग जिनको साथ मिलाया गया है वो उस तरीके से काम नहीं करने दे रहे हैं, वो टैग नया है, लोग पुराने हैं। क्या ये चीज़ असरअंदाज हुई है? इसकी वजह क्या है? इसी पर हम बात करना चाह रहे हैं। मैं चाह रही हूँ बाबर साहब थोड़ी सी स्टोरी हम दूसरी भी इसके साथ ही शामिल कर लें, क्योंकि मामला पंजाब का ही है। मुज़र सेहत अशिया की फ़रोख्त रोकना पंजाब फूड अथॉरिटी का जुर्म बन गया है और पंजाब फूड अथॉरिटी के इख्तियारात कम करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अब ये सारा जो मामला है जिसमें ये स्पेशल कमेटी बराए खुराक का इजलास स्पीकर साहब ने बुलाया है, जो सुनने में मेरे आया था कि उनके कुछ मतलब करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, जिन्होंने कोशिश की है थोड़ी सी मतलब आपको पता ही है मामलात को अपने तरीके से लेकर चलने की, जिसके बाद छापा मारा गया
उनके उस काम को रोका गया जिस पर उनको गुस्सा आया, उन्होंने इख्तियारात कम करने का सोचा है। ये स्टोरी आपने मेरे ख्याल है कल ही ब्रेक की है बाबर डोगर साहब। तो ये मुझे बताएं, कोई जो वज़ीर आला पंजाब हैं उन्होंने कोई इसमें एक्शन लिया है, नहीं लिया? असद खरल साहब, आपके पास क्या खबर है? ये जो सारा मामला हुआ है, कुछ समझी है शायद उनके जो कि इस सारे मामले में इन्वॉल्व हैं, इस पर स्पीकर साहब बुरा मना गए? से मेरा थोड़ा सा पॉइंट वो ले लें। जी डोगर साहब आप बता दीजिए। सहरिश चौधरी परेजलाई के छोटे बेटे जो है ना रासिक, उनके जो ससुर हैं उनका लाहौर में बिस्ट्रो 102 एक रेस्टोरेंट है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने वहाँ पर रेड किया, छापा मारा। वहाँ पर मुज़रे सेहत गोश्त था, मीट जो था वो एक्सपायर्ड था, गंदगी बेतहाशा थी। इस पर उस रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया और 10 लाख रुपए जुर्माना किया गया। चौधरी परेजलाई जो है उन्होंने मिनिस्टर फूड जो है उस वक्त समीउल्लाह चौधरी, उनको फ़ोन किया और जो डीजी फूड है उन पर प्रेशर डाला कि इसको डीसील किया जाए और जुर्माना वापस लिया जाए, जिस पर उन्होंने इनकार कर दिया। इसके साथ साथ डिप्टी डायरेक्टर फूड गुजरांवाला सुलेमान साहब हैं, ये ग्रेड 16 में एजुकेशन के डिपार्टमेंट में मुलाजिम हैं। चौधरी परेजलाई ने इनको डेपुटेशन पे फूड डिपार्टमेंट में लेके गए और 18वें ग्रेड में इनको डिप्टी डायरेक्टर फूड लगवा दिया। उन्होंने अपॉइंट होते सार ही गुजरांवाला में फूड डिपार्टमेंट की 1 लाख जो बोरियां थी गंदम की, वो चोरी करके बेच दी। जब उनके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट की गई तो चौधरी परेजलाई जो है उन्होंने फूड मिनिस्टर पर प्रेशर डाला कि इंक्वायरी रोक दी जाए, लेकिन उन्होंने इंक्वायरी रोकने से इनकार कर दिया। इस पर चौधरी परेजलाई ने परसों असम्बली के इजलास में जो मिनिस्टर थे समीउल्लाह चौधरी, उनको बुलाया, उनको ग्रिल किया, उनके साथ बदतमीज़ी की और उसके साथ साथ स्पेशल एक कमेटी का जो बना दी गई जिसमें कहा गया कि आप फूड के सारे जो इश्यूज़ हैं वो देखें, जो डायरेक्ट डीजी फूड हैं उनके जो इख्तियारात हैं उनको कमी की जाए। आज स्पेशल कमेटी ने इजलास बुलाया, उसमें डीजी फूड जो है कैप्टन साहब जो हैं उनको बुलाया गया और उनको अच्छा खासा ग्रिल किया गया। अब चौधरी परेजलाई सीएम पंजाब पर प्रेशर डाल रहे हैं कि डीजी फूड जो हैं उनको फौरी तौर पर चेंज कर दिया जाए और इसके जो कवानीन हैं वो भी तब्दील किया जाए। अब ये पंजाब वही बात होगी ना करल साहब, वही रिवायती सियासतदान, रिवायती तर्ज अमल, ये तब्दीली की दावेदार जमात थी जिन्होंने इन पुराने लोगों को अपने साथ मिलाया है और अब वो इनके साथ मिलने के बाद अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सीएम पंजाब जिनको इंटरवीन करके सारे मामले को खुद देखना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, उन पर वो दबाव डाल रहे हैं कि भाई डीजी फूड को चेंज करो। देखिए सहरिश, मैं जो बात करूँ डीजी फूड, नो डाउट के जो फूड अथॉरिटी है ना, कैप्टन उस्मान साहब जो है, कैप्टन रिटायर्ड उस्मान, बेशक उनके ऊपर साना माल्टन और बहुत सारे इल्ज़ाम उनका नाम आता है, लेकिन एज ए डीजी फूड अथॉरिटी उन्होंने एक अच्छा काम किया है पंजाब के अंदर और लाहौर सूबाई दारुल-हुकूमत के अंदर। ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट जो है उनके अंदर उन्होंने छापे मारे हैं, उनकी चीज़ें पकड़ी हैं, किसी जगह पे असर और इन्फ्लुएंस उन्होंने नहीं लिया। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, जिस तरह डोगर साहब ने गवर्नेंस की बात कर रहे थे कि 225 अरब में जो उन्होंने फिगर शेयर की है आपके साथ भी हमारे साथ भी, 111 अरब रुपया खर्च हो चुका है। ये जो आपस में लड़ाइयाँ हैं, और दूसरी बात जो आपने अभी जो बात की अकरबा परवरी की जो मिसालें बदतरीन कायम हो रही हैं, और ये 17 से लेकर 19 अप्रैल तक 20 अप्रैल के दरमियान ये सारे ऑर्डर्स हुए हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने बाहर जाना था, उस हवाले से तैयारियों में मसरूफ थे। और इन ऑर्डर्स के पीछे कौन है? अब टैप्टा है, टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी, टैप्टा, उसका चेयरमैन लगा दिया गया हाफिज फरहत अब्बास साहब को, जो कि पीटीआई की ठीक है एक्टिव वर्कर है। 2011-12 से पहले उनका 2 मरले का घर था, उसके बाद फिर 2011-12 में टिकटों में इधर उधर मामला उन्होंने किए। अब माशाल्लाह उस वक्त खरल साहब ये भी चेक कर लीजिएगा, जब इमरान खान पंजाब यूनिवर्सिटी का इक़्तिदार में आने से बहुत पहले जब पंजाब यूनिवर्सिटी का विजिट करने गए थे तो जमात इस्लामी के जिन स्टूडेंट थे उनके साथ बदतमीजी की थी, ये भी उनमें से एक थे। इन्होंने भी इमरान खान के साथ अच्छा आप सुन ले, आप ये अच्छा आप ये डॉक्टर साहब आपने मेरी बात को इंडोर्स कर दिया, अगली सुन ले। अब ये सर्विसेज उनकी थी और उनको टैप्टा का चेयरमैन लगाएगा, कितने पैसे लिए होंगे, कितने में मामला हुआ गया, समेटा गया। ये अकरबा परवरी की बदतरीन मिसाल नहीं है कि टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी का उन बंदे को चेयरमैन लगा दिया। फिर अगली सुन ले, असदुल्ला फैज साहब जो कमिश्नर आपको पता है गुजरांवाला थे, उनकी जो हरकत सकनात की वजह से हमने पॉइंट आउट किया, उनको इधर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भेजा गया। फिर उनको किसने लगवाया? उनकी शोहरत की वजह से कौन से इमरान खान साहब के
करीबी दोस्त है जो कि पहले ये उनके सारी चीजें ऑर्डर exploit थे कर रहे कि हैं। इनको 19 बुरी अप्रैल- शोहरत की वजह से इनको एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन इस्लामाबाद भेज दिया जाए। इस्लामाबाद जाते आप जाते वो सुन लें, डीजी खान तो पहुंच गए। 19 अप्रैल 19 अप्रैल को डीजी खान के कमिश्नर लग गए, किसने लगवाया? अगली सुन ले, इमरान खान साहब के लिए हुई ये बात है, लम्हा फिक्रिया। राबिया जिया साहिबा हैं, गवर्नर हाउस में जब आप दाखिल होते हैं पहला कमरा उनके कमरे से गुजर के आपको जाना पड़ता है। मसूफा जो है वो कभी कहती है नईमुल हक साहब ने मुझे कहा है, कभी कहती शाह महमूद कुरैशी, और चौधरी सरवर साहब का नाम तो वहां पे बैठी है इस्तेमाल कर ही रही हैं। वो क्या मामला आता है वो भी उस पर। फिर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो है, ये जो लाइव स्टॉक जो एंड डेयरी डेवलपमेंट जो है मामला, यानी पंजाब एग्रीकल्चर एंड मीट कंपनी जो पैमको है, उसके अली अब्बास साहब जो है यूथ विंग के हैं, पीटीआई के, उनको वाइस चेयरमैन बोर्ड का लगा दिया, चेयरमैन लग गए हैं। ये 20 अप्रैल और 17 के दरमियान सारी अपॉइंटमेंट हुई हैं। चेयरमैन लग गए हैं जनाब मसूफ डॉक्टर आसम महमूद साहब। फिर कनीज फातिमा चद्दड़ साहिबा हैं, उनको वुमेन जो है जिस तरह सर, मैंने बताया वही बात आ जाती है ना। एक सबसे बड़ी चीज उसका लगा दिया गया उनके बारे में जो इमरान खान साहब ने कहा है, जी, जी। और तंजीला बाबर इमरान साहब, साहब क्या को बड़ी चीज है? एक सबसे बड़ी चीज, लगा दिया गया। जी, सबसे बाबर बड़ी चीज, इसी दौर में मोहम्मद खान भट्टी साहब जो सेक्रेटरी पंजाब असेंबली हैं, उनको ग्रेड 22 दे दिया गया। मोहम्मद खान भट्टी साहब जिनकी अभी 10 साल की सर्विस पड़ी हुई है और वो ग्रेड 9 में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भर्ती हुए थे। ये पाकिस्तान की तारीख में किसी को इतनी तेजी से प्रमोशन नहीं मिली जितनी उनको मिली है। इवन पीएसपी ऑफिसर, इवन डीएमजी ऑफिसर, वो भी इतनी जल्दी प्रमोट नहीं होते जितनी जल्दी ये प्रमोट हो गए हैं। एक बंदा जो सिंपली पता नहीं ग्रेजुएट है भी या नहीं हुआ है, उनको भी इन्हीं दिनों में ग्रेड 22 दे दिया गया, जो कि ग्रेड 22 लेने के ये सिर्फ पंजाब का प्राइम मिनिस्टर की डिसीजन है, प्राइम मिनिस्टर दे सकते हैं। तो आप देखेंगे इससे बड़ी इंतहा हो गई अकरबा परवीन की। अकरबा परवीन देखें, सर अगर मामलात ऐसे ही चले, अगर मामलात ऐसे ही चले तो सर ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। लम्हा फिक्रिया है, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, उसमें ये चीजें इमरान खान साहब को इस पर एक्शन लेना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, तवज्जो देनी पड़ेगी। भी तो वो गैर मुल्की दौरे पर हैं, उनको चाहिए कि वो जिस तरह ही वापस आते हैं इन मामलात को देखें। सर ऐसे कैसे चलेगा? फिर जिस तरह वो अहकामात देते हैं, ये अद्वियात का मामला आपके सामने है, आपको याद होगा उन्होंने खुद बोला कि 72 घंटों में पुरानी कीमतों में वापस लाया जाए। आमिर कियानी साहब की छुट्टी हो गई, दवाओं की कीमतें अभी भी आसमान से बातें कर रही हैं, किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी है, 4 दफा इजाफा हो चुका है। तो ये मुझे बताएं बाबर साहब, ये मामले कौन ठीक करेगा? ये अवामी मसाइल पर तवज्जो देना। शहरी सिर्फ अहकामात देने से कुछ नहीं होता, उसकी एग्जीक्यूशन असल चीज है। यकीन माने अद्वियात की कीमत में 50% से 200% आमिर कियानी साहब की छुट्टी के बाद आप अंदाजा लगाएंगे, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब इस पर तवज्जो दी जाएगी, कुछ होगा? सिर्फ पीटीआई के दौर में 3 मरतबा अद्वियात की कीमतें बढ़ चुकी हैं, सिर्फ पीटीआई के दौर में, और सारी दुनिया में अद्वियात की कीमतें कम हो रही हैं, केमिकल्स की कीमतें कम हो रही हैं। जबकि पाकिस्तान में इस प्रिटेक्स्ट पे कि डॉलर महंगा हो गया है तो लिहाजा अद्वियात महंगी हो रही हैं, जबकि बाहर केमिकल्स की कीमतें कम हो रही हैं, $7,000 से $70 पर आ गई हैं। लेकिन यहाँ पर प्रिटेक्स्ट ही दूसरा है और अद्वियात साथ कंपनियां जो हैं वो अरबों रुपया यहाँ पर कमा रही हैं। तो गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, आम आदमी जो है उसकी तो सिर्फ बदवाई निकल रही है इस गवर्नमेंट के लिए, और कुछ नहीं निकल रहा। सही बात है, गरीब आदमी अपना इलाज करवाए तो वो तो दवा नहीं खरीद सकता। शहरी से एक और बड़ा रेला आ रहा है जिसपे उस्मान बुजदार साहब भी बिलाकर बिलबिला उठे हैं। डोगर साहब जहांगीर तरीन साहब की मिलने हैं और शुगर माफिया जो है सर उठाना शुरू कर दिया है। बुजदार साहब को बयान देना पड़ा है कि चीनी की जखीरा अंदोजी, चीनी महंगी नहीं हम करने देंगे। अब उनका इम्तिहान है क्योंकि जहांगीर तरीन साहब ने, मियां अजहर साहब ने, डॉक्टर साहब आपने देखा माल बनाया अरबों रुपए चीनी होर्डिंग का। अब फिर इनकी अपनी हुकूमत है, अब देखते हैं क्या वो चीनी होर्डिंग करते हैं, क्या उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं बुजदार साहब। बयान तो आज उन्होंने दाग दिया है, क्या इतनी उनमें अंदर कैपेसिटी या पावर होगी कि वो जाके जखीरा अंदोजी जो है ये जहांगीर तरीन साहब की, क्योंकि चीनी अब आसमान से बातें फिर करेगी, पहले भी अरबों रुपए इसमें बनाए गए। और नुमान लगड़ियाल साहब जिसने बताया सफाई वज़ीर वज़रात है, उसने बरादरी निस्बती को बना दिया। तो अकरबा परवरी की मिसालें तो माशाअल्लाह जो है ना बड़ी एक लंबी तवील फरिश्त है। सही। चले सर, मैं प्रोग्राम के आखिर में बस यही एक बात कहूँगी कि ये मामलात जो हैं ये बहुत सारे हैं, उनके मैंने अभी बिलियन ट्री मंसूबे की भी प्रोग्राम के शुरू में बात की थी, उसमें भी घपलों का इंकिशाफ हुआ है कि भाई 1 अरब की बात की गई थी और 10 करोड़ भी दरख्त नहीं लगाए गए हैं, अच्छे खासे घपले इसमें किए गए हैं। तो भाई नैब के जो कवानीन है, ख़ासतौर पर 3 कवानीन, जो कि एक तो है ये बर्डन ऑफ प्रूफ का जो कि मुलजिम पर है, दूसरा अगर मुलजिम अपने एसेट्स को जस्टिफाई नहीं कर पाता तो ये एज्यूम किया जाएगा कि उसने करप्शन की, और तीसरा एसेट बियॉन्ड मीन्स। अगर इन 3
इन कवानीन के अंदर किसी भी किस्म की तब्दीली की गई तो मैं समझूंगी कि वो मदर ऑफ मुफाहमत कर दी गई है, मदर ऑफ NRO कर दिया गया है, बस मदर ऑफ ढील सब कर दिया गया है। ये नहीं होना चाहिए, इस पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए कि इस्लाहात अगर हों तो इन चीज़ों को देख लिया जाए। उनके केसेस हैं, बुनियादों पर हैं, ये इन्हीं कवानीन की बुनियादों पर हैं, इन पर सज़ा हुई है। ये तो बाद में बोलेंगे भाई रिवर्ट करो सारे फैसले, अगर जिन बुनियादों पर हुए हैं, और हमें अपने घर जाके हंसी खुशी रहने दो, हमें किस बात की सज़ा दे रहे हो। तो ये मामलात को बड़ा बगौर देखना पड़ेगा। इसके साथ ही नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह पीर के रोज़ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।